दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML टैग, गूगल हर लिंक को डिफरेंटली ट्रीट करता है। नॉर्मली हम बैकलिंक्स को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 डू फॉलो बैकलिंक और नंबर 2 नो फॉलो लिंक। सबसे पहले बैकलिंक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि एक वेबसाइट, लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मुझे किसी भी और वेबसाइट से लिंक मिल रहा है तो वो मेरे लिए एक बैकलिंक है। तो वो या तो डू फॉलो हो सकता है या नो फॉलो हो सकता है। अब बात आती है कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक में डिफरेंस क्या है। डू फॉलो लिंक जूस पास करता है, अथॉरिटी, ट्रस्ट या उस बंदे की जो असल वेटेज है वो पास करता है जिसको लिंक मिल रहा है उसको। वाइल नो फॉलो लिंक ये चीजें पास नहीं करता। इसको अगर मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक इलाके का एक बंदा कहता है कि मैं तनवीर नांडला को लेट्स सपोज जानता हूं और उसकी तारीफ भी करे और उसको अपना समझ ले कि जो उसका ट्रस्ट है वो उसको दे। ये ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान कहता है कि इस और उसकी अपनी एक बड़ी अथॉरिटी है, वो कहते हैं कि इसको मैं जानता हूं और इसके समहाउ किए कभी मैं जिम्मेदार हूं, मैं जानता हूं कि ये सही काम कर रहा है, तो वो इट वुड बी काइंड ऑफ डू फॉलो लिंक। वाइल नो फॉलो ये है कि वो कहते हैं कि यार मैं इसको जानता तो हूं लेकिन मैं इसके किए का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ इसको जानता हूं कि ये कौन है। सो डू फॉलो लिंक एक्चुअली लिंक जूस, जो कि किसी भी वेबसाइट की एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसको पास करता है जिसको वो लिंक दे रहा है उसको। वाइल नो फॉलो वो लिंक जूस पास नहीं करता इन सिंपल मैनर। सो अब इस बात की अंडरस्टैंडिंग से तो हमें ये समझ आती है बात कि सिर्फ डू फॉलो लिंक्स ही हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमें नो फॉलो लिंक्स लेने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग। डू फॉलो लिंक्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, नो फॉलो लिंक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि चूंकि नो फॉलो लिंक्स लिंक जूस पास नहीं करते या उसका बेनिफिट नहीं होगा। ये गलत है। देखिए, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो लिंक बिल्डिंग वाला एक पूरा एक टॉपिक है, ये एक सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली गूगल हमें ये कहता है कि आपने कहीं किसी को भी ये नहीं कहना कि मुझे बैकलिंक दो, या आपने खुद से जाके ये बैकलिंक लगाने की कोशिश नहीं करनी। ऑर्गेनिकली और नेचुरली अगर कोई वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक देती है दैट वुड बी फाइन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर कोई हमें लिंक हमारी वेबसाइट को लिंक करता है अपनी वेबसाइट से तो वो नेचुरल होना चाहिए। वो एज अ रेफरेंस हमारी वेबसाइट को लिंक दे सकता है, या एज अ फर्दर स्टडीज हमारी वेबसाइट को लिंक दे सकता है कि अगर जिस टॉपिक पे वो लिख रहा है उस टॉपिक पर बात कंप्लीट हो गई है और उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पर कंटेंट हमारी वेबसाइट में मौजूद है, तो वो इस पर्पस के लिए लिंक दे सकता है, या इन जैसे किसी और पर्पस के लिए भी वो लिंक दे सकते हैं। लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, वो विदाउट डिमांड होना चाहिए कि हम उसको कहें नहीं कि हमें लिंक दो। तो अगर हम इन चीज़ों को माइंड में रखें तो इट मीन्स कि अगर हमने ये अगर इस तरह की लिंक बिल्डिंग करवानी है और अब इस तरह के लिंक लेने हैं तो वो तो डू फॉलो और नो फॉलो मिक्स होंगे अगर नेचुरली लिंक्स लेंगे। तो अगर हम सिर्फ डू फॉलो लिंक्स पे बिल्डिंग पे फोकस करते हैं तो ये अननेचुरल होगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी वेबसाइट को सिर्फ डू फॉलो लिंक्स मिल रहे हों जबकि कोई भी नो फॉलो लिंक या नो फॉलो लिंक बहुत कम मिल रहे हों। तो ये जो डू फॉलो और नो फॉलो का रेशियो है ये समहाउ आपकी मेंटेन होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात की, रिपीट कर देता हूं ताकि आपको उसकी अहमियत वंस अगेन समझ आ जाए कि ऑफिशियली हम लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक किसी भी वेबसाइट पर जाके बना नहीं सकते। हाँ, हम अपने कंटेंट को इतना बेहतर कर सकते हैं, हम उसके साथ रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं और उस बंदे को अपने कंटेंट के बारे में बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है। अब वो अपनी सवाबदीद पे है कि वो हमारी वेबसाइट को बैकलिंक दे या हमारी वेबसाइट को लिंक कर दे, तो वो नेचुरल लिंक होगा, ऑर्गेनिक लिंक होगा और बहुत पावरफुल लिंक होगा। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। डू फॉलो लिंक एक इंडिकेटर है कि यस आई ट्रस्ट दिस वेबसाइट और मैं इसको एक
अपनी अथॉरिटी या अपना एक वोट देता हूं कि वो इसको मेरी जो अथॉरिटी है वो इसको पास ऑन हो। वाइल नो फॉलो जो लिंक है वो अथॉरिटी या ट्रस्ट या लिंक जो पास नहीं करता। अच्छा, ये थ्योरेटिकली जो भी एक कॉमन परसेप्शन है वो यही है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो नो फॉलो लिंक है वो भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कभी भी नो फॉलो लिंक्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको आपने इग्नोर नहीं करना, कि उसको आपने पसे पुश्त नहीं डालना। अगर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, अथॉरिटी वेबसाइट है, और नेचुरली आपकी वेबसाइट को वहाँ से लिंक मिल रहा है, जिसकी अपनी भी अथॉरिटी है, क्वालिटी है, उसके मैट्रिसेस अच्छे हैं, उसकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ से आपको लिंक मिलना चाहिए। सो अगर वहाँ से नो फॉलो लिंक भी मिल जाए वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली बेनिफिशियल होगा आपकी वेबसाइट के लिए जितना कि एक डू फॉलो बैकलिंक हो सकता है। सो नो फॉलो की जो अहमियत है इसको आपने इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली थ्योरी जो मर्जी कहे, गूगल जो मर्जी कहे, डेफिनेटली मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिए कि ऑफिशियली जो नो फॉलो लिंक है वो ये होता है कि अथॉरिटी या लिंक जूस पास नहीं होगा, जबकि डू फॉलो लिंक जो होता है उसका मतलब ये है कि लिंक जूस पास होगा और उस वेबसाइट की अपनी अथॉरिटी का, जिसको वो वेबसाइट लिंक दे रही है, उसको फायदा होगा, वाइल नो फॉलो में फायदा नहीं होगा। लेकिन इन रियलिटी इन दोनों लिंक्स का, नो फॉलो लिंक का भी फायदा होता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बिना पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखने के लिए आपकी वेबसाइट को दोनों टाइप्स के बैकलिंक मिलने चाहिए, डू फॉलो और नो फॉलो। अगर आपकी वेबसाइट पर एक ही तरह के एक ही टाइप के जो बैकलिंक्स हैं वो होंगे तो ये आपकी वेबसाइट की लिंक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। सो कंक्लूजन यही है कि दोनों तरह के जो बैकलिंक्स हैं वो आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। थैंक यू। किसी भी लिंक का विजिबल टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट पर हम क्लिक करके उस लिंक पर पहुंचते हैं, वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। ये एक छोटा सा टेक्स्ट और छोटा सा एक फिनोमिना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंक बिल्डिंग में इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आप एस्पेक्ट कह सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग के जर्नी का। एंकर टेक्स्ट को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है और हमने नेचुरल रखना होता है। कोई एक टाइम था मे बी 2012 से पहले कि जब किसी भी वेबसाइट के लिए सिर्फ बैकलिंक्स होना काफ़ी होते थे उसकी रैंकिंग को हायर करने के लिए। देन एक अपडेट आई गूगल की जिसको पेंगुइन अपडेट कहा गया, जिसने बैकलिंक्स की टेक्निक्स और बैकलिंक्स के अंदर होने वाली स्पैमिंग को रोका और उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसमें सबसे बड़ी जो एक्शनेबल बात थी वो ये थी कि अगर आपने जिस कीवर्ड पर अपने पेज को रैंक करना है उस कीवर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट रख के आप लिंक बनाते जाएं और वो पेज आपका रैंक हो जाया करता था उस दौर में। अब ये स्पैमिंग थी डायरेक्टली, तो इसके खिलाफ गूगल ने एक्शन लिया और अभी तक गूगल अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट और अपग्रेड करता जा रहा है और लिंक बिल्डिंग की ऐसी टेक्निक्स और ऐसी स्पैमिंग के खिलाफ मजीद से मजीद मौसर होता जा रहा है। तो एंकर टेक्स्ट को आपने बड़ा नेचुरली और बड़ा केयरफुली आपने यूज़ करना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ख्याल रखना है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी तरफ इशारा करती है कि आपके जो टेक्स्ट है जिस पे लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं वो कैसा होना चाहिए और उसको आपने यूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसमें भी आपने एक डाइवर्सिफिकेशन का ख़ास ख्याल रखना है। आपको एक ही तरह की जो एंकर टेक्स्ट है वहाँ से लिंक नहीं मिलने चाहिए आपकी वेबसाइट को, अदरवाइज आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी और उसकी जो रैंकिंग कम हो जाएगी या हो सकता है कि रैंकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट वाइल डूइंग लिंक बिल्डिंग। तो इसमें आपने ख्याल रखना है। अगर एक ही तरह का एंकर टेक्स्ट होगा तो डेफिनेटली एक फिशी सी चीज़ सामने आएगी कि देयर इज़ समथिंग फिशी विद दिस वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल, कि एक ही तरह के एक ही एंकर टेक्स्ट इस वेबसाइट को लिंक मिल रहा है तो ये कुछ ना कुछ स्पैमिंग कर रहा है जिससे उस वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली
कम हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, नॉर्मली आपकी वेबसाइट को जो लिंक मिलता है वो जिस कीवर्ड पर आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो कीवर्ड एज एन एंकर टेक्स्ट हो सकता है, या कहीं पे लिखा हो सकता है कि क्लिक हियर, उसके बिहाइंड आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, या कहीं पे आपकी वेबसाइट का जो नेकेड यूआरएल है वो एज एन एंकर टेक्स्ट यूज हो सकता है, या आपकी वेबसाइट के जो ब्रांड जिनको जिसमें डील कर रहा है वो भी एज एन एंकर टेक्स्ट यूज हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद होते हैं। सो अगेन इन सब को हमने डाइवर्सिफाई रखना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हर तरह के लिंक्स नेचुरली मिले हमें, ताकि हम गूगल के एल्गोरिदम्स की जो अपडेट्स हैं उनसे हम बच सकें और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो, और बैकलिंक का हमें नुकसान होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो। जब रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली हमारी जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा। सबसे पहले एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बात आती है ब्रांड नेम की, कि आपने ब्रांड के नेम को एज एन एंकर टेक्स्ट यूज किया। ब्रांड नेम, लेट्स सपोज एक डॉलेंस अगर एक ब्रांड का नाम है और आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, तो डॉलेंस एक ब्रांड नेम होगा जिससे आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा होगा। तो अगेन अगर ये ओवर ऑप्टिमाइज करेंगे और आप तमाम लिंक सिर्फ डॉलेंस के एंकर से ही बनाते जाएंगे तो ये स्पैमिंग कहलाएगी, और ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांडेड। ब्रांडेड आपकी जो वेबसाइट का एक्चुअली ब्रांड है उससे, लाइक द फिशिंग कंपनी, द गोल्ड फिश कंपनी, या इस तरीके के जो एंकर टेक्स्ट होते हैं वो ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट कहलाते हैं। तो आपने इनको भी अपनी जो एंकर टेक्स्ट की डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर जरूर यूज करना है। तो नेक्स्ट है कीवर्ड ब्रांडेड। अ टन ऑफ एयर फ्रायर एट डॉलेंस, लेट्स सपोज। तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, तो आपने इसको भी अपने एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच क्या है कि आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पर आप अपने पेज को रैंक करना चाहते हैं उसी को अपनी लिंक बिल्डिंग में एज एन एंकर टेक्स्ट यूज करना। लेट्स सपोज अगर बेस्ट फिशिंग रॉड मेरी पेज का मेन कीवर्ड है या फोकस कीवर्ड है और उसी एंकर टेक्स्ट से मैं बैकलिंक्स बनाता जा रहा हूं, तो दिस कुड बी वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू। तो इसमें भी आपने डाइवर्सिफिकेशन रखनी है और ख़ास ख्याल रखना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बेस्ट फिशिंग रॉड की बजाय उसी बेस्ट फिशिंग रॉड के जो एंकर है उसको मज़ीद लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करें और लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही अपनी वेबसाइट को लिंक दें। और एक तरह का एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए अगर आप एग्जैक्ट मैच भी यूज़ करने जा रहे हैं। ये आपको पोटेंशली जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उनसे भी सेफ रखेगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसमें उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज। जब मैंने एग्जैक्ट मैच में आपको एक एग्जांपल दी थी, फ्रेज आप उसी एग्जांपल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म समझ सकते हैं। द फिशिंग रॉड दैट आई यूज्ड, ये एक फ्रेज है जिसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया, लेकिन एक पूरा फ्रेज भी बन गया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आप इसको समहाउ कह सकते हैं अगर ये सर्च होता है तो। सो द फिशिंग रॉड आई यूज्ड या आई गॉट, ये फ्रेज, ये सबसे मैं बताऊंगा कि सेफेस्ट एक एंकर टेक्स्ट की फॉर्म हो सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स के अंदर। ये भी आपको समहाउ जो अपडेट्स हैं उनसे बचाएगी, लेकिन अगेन किसी भी तरह की जितनी भी सेफ फॉर्म हो, अगर आप उसको ओवरली ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपकी वेबसाइट को क्लियरली एक हिट पड़ सकती है। सो आपने उसको अवॉइड करना है। सो नेक्स्ट है रैंडम या जेनेरिक। क्लिक हियर, क्लिक दिस वेबसाइट, गो टू दिस वेबसाइट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये जेनेरिक या एक रैंडम आप इनको एंकर टेक्स्ट कह सकते हैं। सो ये भी आपकी जो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पार्ट जरूर होने चाहिए। नेकेड यूआरएल, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वही आपकी वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट भी हो। नेकेड यूआरएल अगेन एक मजीद एक सेफ तरीका है अपनी वेबसाइट की जो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेहतर बनाने का। सो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, और वो यूआरएल भी डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ, समटाइम्स वो www के साथ हो, समटाइम्स वो https के साथ हो, समटाइम्स वो इन दोनों के बगैर हो, और समटाइम्स सिर्फ डोमेन का नाम भी हो सकता है। तो नेकेड यूआरएल भी एक सेफ एंकर टेक्स्ट
डिस्ट्रीब्यूशन की एक सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट टेक्निक है, जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट को मैक्सिमम बेनिफिट दिलवा सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी से। अब बात आती है कि इस परसेंटेज का फार्मूला क्या होना चाहिए। क्या कोई डिफाइंड फार्मूला है कि इतने परसेंट इस टाइप वाले एंकर टेक्स्ट हों, इतने परसेंट इस टाइप वाले? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपने डिफाइन नहीं करना, इसको आप बिल्कुल ही रैंडम रखें। खैर, अगर फार्मूला डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आप अभी एसईओ में नए हैं और आप एक रोड मैप चाहते हैं, एक रिटर्न रोड मैप चाहते हैं, तो आप इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 to 30% हर तरह का जो मैंने अभी डिस्कस किया एंकर टेक्स्ट, उसको आप अपने ऐड कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर। मतलब 20% आपका एग्जैक्ट मैच या फ्रेज वाला हो जाएगा, 20% या 30% नेकेड यूआरएल को थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट कम्बिनेशन को ऐड करके अपनी जो लिंक बिल्डिंग की एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्लान है वो बनाना है, और उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपने नहीं रखना। आई होप कि आपको एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से समझ आई होगी। डेफिनेटली हमने थ्योरी की है, इसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम जब इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैं इसको अगेन भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आपको शो करवा दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने कंपैटिटर्स की एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है और वहां से अपने लिए कैसे चीज़ों को प्लान करना है। सो टेक केयर। तो दोस्तों, बैकलिंक्स एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट ओनर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट के फलां पेज से लिंक करें हमारी वेबसाइट को, या हमें उन्हें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स भी ऑफर कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कुछ ट्रेडिशनल वेज भी हैं, कुछ हम एडवांस्ड वेज भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स को या कौन कौन सी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है वाइल ट्राइंग टू एक्वायर अ बैकलिंक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिंक्स की, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं या तरीके हैं जो कि स्टिल रेलेवेंट हैं, या किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले कमेंट बैकलिंक्स। कमेंट बैकलिंक्स ये होते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाके उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर उसने अपने आर्टिकल लिखा हुआ है या पेज बनाया हुआ है, उसके बारे में अपनी राय का इजहार करें उस पेज के एंड पे मौजूद कमेंट के सेक्शन में। वहाँ पे यूजुअली वर्डप्रेस जो है हमें नॉर्मली डिफरेंट फील्ड्स देता है, जिसमें अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपनी राय का इजहार वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स पे जाके अपना कमेंट दे सकते हैं, जिस कमेंट में हम अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करने की, नेचुरली प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग अ बैकलिंक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कि हम इमेज सबमिशन वेबसाइट, जैसे कि आप देखते होंगे फ्लिकर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है दुनिया में, जहाँ पे लोग अपनी हाई रेजोल्यूशन जो फोटोज होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, वो अपलोड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी ही इमेज सबमिशन की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएं और अपनी फ़ोटो अपलोड करें, जो कि डेफिनेटली रेलेवेंट टू आवर नीश हो सकती है, और उसके डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वेबसाइट को क्रेडिट दे सकते हैं एज अ सोर्स। सो ये भी एक तरीका है जिससे हम अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो जिस तरह आप इमेजेस से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी तरीके से वीडियो की सबमिशन वेबसाइट्स होती हैं, और वीडियो सबमिशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है यूट्यूब। हम क्या कर सकते हैं, हम एक वीडियो बनाएं जो कि डेफिनेटली रेलेवेंट टू आवर नीश हो, और उस वीडियो को हम अपलोड कर दें ऑन डिफरेंट वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स, जिसमें यूट्यूब शामिल है, डेली मोशन शामिल है, वीमियो है, और मज़ीद वेबसाइट्स भी आप गूगल करके वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी, मे बी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स आपके सामने अपीयर हो जाए। इसी तरह जिस तरह हम इमेज को शेयर करेंगे, अपनी वीडियोस को शेयर करेंगे, इसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम गूगल डॉक्स पे अपलोड कर सकते हैं, स्लाइड शेयर पे अपलोड कर सकते हैं स्लाइड्स, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है कि बैकलिंक वो शुमार होगा जिस पेज पर जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसको सर्च इंजन क्रॉल कर सकें और अपने पास इंडेक्स कर सकें। अगर कोई ऐसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, या सिर्फ उन लोगों को एक्सेसिबल है जो
जो उसमें जिनके साथ शेयर की गई है या जिनका ईमेल उसके अंदर ऐड है, तो वो बैकलिंक शुमार नहीं होगा। बैकलिंक वो होगा जो कि पब्लिकली डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल हो, क्योंकि सर्च इंजन के क्रॉलर या बॉट्स उसको क्रॉल कर सके। सो इसी तरीके से आप ऑडियो शेयरिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे जाके आप ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, और ऑडियो शेयरिंग करते वक्त टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का यूआरएल नेचुरली आप यूज कर सकते हैं और वहां से भी बैकलिंक ले सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल साउंड क्लाउड है। इन सब चीज़ों में ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ें डॉक्यूमेंट है या वीडियो है या ऑडियो है, ये आपकी अपनी होनी चाहिए। आप कहीं से डाउनलोड करके किसी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट का निशाना ना बन जाए। इसके साथ साथ मजीद हम आते हैं सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग या सोशल बुक मार्किंग को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सोशल बुक मार्किंग, बहुत सारी दुनिया में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि किसी दौर में सोशल बुक मार्किंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। कुछ वेबसाइट्स बना होती थी जिस तरह डायरेक्टरीज होती हैं कि लोग वहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल सबमिट करते थे और वहाँ पे चीज़ें लिस्ट हो जाया करती थी। तो सोशल बुक मार्किंग अब तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट सबमिट करेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक है जो कि किसी दौर में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब इररेलेवेंट हो चुका है। अच्छा, इररेलेवेंट होने की सबसे बड़ी वजह, अब एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे दूं, एक एडवाइस दे दूं कि जिस पेज पर ट्रैफिक आ रही है, जिस पेज पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, अगर वो पेज से आपको बैकलिंक मिल सकता है तो आप उस वेबसाइट से बैकलिंक ले लें। डेफिनेटली अगर वो कोई अडल्ट वेबसाइट नहीं है, कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट नहीं है, या इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हज़ारों बैकलिंक्स, हज़ारों साइट्स के लिंक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ऐसी भी ना हो। तो अपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, क्योंकि ये ना हो ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं, जी वो एक ऐसी वेबसाइट थी लेकिन वो थी गैम्बलिंग से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आपने इन चीज़ों को, जो कॉमन सेंस है उसका भी इस्तेमाल करना है। और ऐसी वेबसाइट से देखिए, जो वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है वो आपका हमसाया है, वो आपके नेबर है, वो आपको वोट दे रहा है। तो जहां से आप वोट ले रहे हैं उसकी अपनी रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर उसकी अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, अगर वो उसकी अपनी रेपुटेशन ये है कि वो कोई अडल्ट साइट है, कोई गैम्बलिंग की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वेबसाइट्स है, या किसी कोई नशा आवर वहाँ पे चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट है, तो वहां से आपने बैकलिंक नहीं लेना, अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी नेबरहुड अच्छी, क्लीन, नीट और अथॉरिटी होनी चाहिए। सो इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के स्टैट्स सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमारी एसईओ की प्रोफाइल बना देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी वेबसाइट को समहाउ लिंक कर रही होती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स ब्रांडिंग साइट्स आप कह सकते हैं, या फाउंडेशन लिंक्स आप भी उनको कह सकते हैं, वो भी समहाउ चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी आ, बहुत ज़्यादा आपको उनसे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का हमने जिक्र किया था, आपको याद हो, तो उस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे भी लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फोरम्स एक बहुत बड़ा सोर्स लिंक बिल्डिंग का। अब ये बहुत डिबेट होती है कि क्या ये अब भी रेलेवेंट हैं, क्या फोरम के लिंक्स अब भी हमें फ़ायदा देते हैं, या उनको हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत एक कंडीशनल है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फोरम पे जाके, उस फोरम के किस पेज पे, किस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके लिंक ले रहे हैं। अगेन, अगर किसी फोरम पे जाके आपकी नीच से रेलेवेंट कोई नीच पे बात हो रही है और उस पेज पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है, मतलब सर्च इंजन से, गूगल से वो ट्रैफिक ले रहा है वो पेज, अगर आपको उस पेज की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके लिंक मिल रहा है, तो वो लिंक बहुत फ्रूटफुल और बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं तो आजकल नॉर्मली होता यूं है कि हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं जी फोरम बैकलिंकिंग लेट्स सपोज खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं या थोड़ी एडवांस्ड हो जाती हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे फोरम से लिंक मिल रहा है जिसकी अपनी रेपुटेशन, अपनी अथॉरिटी अच्छी है, और उस पेज पर ट्रैफिक भी है जहां से आप लिंक लेना चाह रहे हैं, तो वहां से लिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इवन अगर वो नो फॉलो भी हो। अगेन इट्स माय ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑफिशियली स्टेटमेंट पूछेंगे तो नो फॉलो जो लिंक होता है वो आपको फायदा नहीं देता। अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो यस,
अगर वहाँ से आपको नो फॉलो लिंक भी मिल रहा हो, वो आपकी सर्च इंजन की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात आती है सोशल सिग्नल्स की, कि जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो लिंक है वो क्रॉलेबल होता है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो कि डू फॉलो भी मिल जाते हैं। तो सोशल सिग्नल्स या सोशल साइट्स पर अपनी वेबसाइट शेयर करना एक अच्छा सोर्स है आपकी एक फाउंडेशन बढ़ाने की तरफ, अपनी वेबसाइट को पब्लिसाइज, अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करने की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें, यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, ब्रांडिंग कहलाती है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अभी हम दूसरे मरहले में देखेंगे कि ये तो हो गए कुछ ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक, कुछ हैं जो कि थोड़े से एडवांस्ड हैं और उनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी हम अपने अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कुछ ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक या मेकिंग बैकलिंक या एक्वायरिंग बैकलिंक, आप जो मर्जी कह लें इसको। अभी हम कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड हैं और थोड़ी अभी रेलेवेंट भी हैं, और आप कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं। तो वो है एडवांस्ड वेज ऑफ एक्वायरिंग बैकलिंक। देखिए, आप तरीके तो जितने मर्जी आप डिस्कस करते जाएं, एडवांस्ड आप उनको नाम दे दें, आप उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज कह दें, जो भी कह दें, पर्पस क्या है? एक ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना जो अथॉरिटी हो, रेलेवेंट हो, क्वालिटेटिव हो और नेचुरली हमें लिंक दे। और इन इन तीनों क्वालिटीज़ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना भी हो, लिंक लेने में कोई मजायका नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि क्वालिटी जो पास होगी, जो मिलेगी और आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगी, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, वो होगी उस वेबसाइट की ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जहाँ से आप लिंक लेने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आप उसको एक इसको कहते हैं ईमेल आउटरीच। आप उसको आउटरीच करें जहाँ से आप देखते हैं कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है, मेरी नीच से रेलेवेंट भी है, या अच्छा, जब जब आप बैकलिंक लेने की बात करते हैं ना और नीच रेलेवेंस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। ऐसा नहीं है कि फिशिंग अगर मेरी नीश है तो मैंने सिर्फ फिशिंग की वेबसाइट से ही लिंक लेना है, नहीं। अगर वो वेबसाइट कोई आउटडोर से रिलेटेड है और फिशिंग से कहीं दूर परे का उसका रिलेशन बनता है, तो फिर भी फाइन है, फिर भी कोई इशू नहीं है, आप वहां से लिंक ले सकते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो, और लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट फिशिंग से रिलेटेड है, कोई वेबसाइट फुटबॉल से रिलेटेड, और मैं वहां से लिंक लेने जा रहा हूँ। फिर भी बहरहाल ऐसा ओकेजनली करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके इररेलेवेंट साइट से लिंक आएंगे तो वो एक फ्लैग रेज हो सकता है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। खैर, ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको टिप्स साथ साथ देता जाता हूँ, जो कि मेरी बरसों का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है। और इन शायद इस थ्योरी से या इस कोर्स को पढ़ने से ज़्यादा आपको इन टिप्स से, छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा होगा, जो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही देता जाता हूँ। तो इनको आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। अगर आप एसईओ के अंदर अपना जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी, आई एम टेलिंग यू। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर शायद आपको इसका ज़्यादा अंदाजा हो। अच्छा, अब बात कर रहे थे आउटरीच की, कि किसी वेबसाइट का हमें पता चला कि यार इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है, इस वेबसाइट पे क्वालिटेटिव भी है, हमसे रेलेवेंट भी है, अब हम वहां से लिंक हमें मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ईमेल है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उस ईमेल पर एक ईमेल भेजते हैं कि हमने आपका ये फलां फलां ब्लॉग पढ़ा, बहुत अच्छा था, इसके अंदर आपने ये इन चीज़ों का जिक्र किया, और ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है जो कि आपकी ही जो पेज है उससे रेलेवेंट भी है, या उससे कोई एडवांस्ड स्टडीज़ हमने शेयर की हुई है, उस पर हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है जो उसने नहीं शेयर की हुई। हम उसको ये पिच कर सकते हैं कि अगर आप अपने फलां पेज से लिंक दे दें मेरे इस पेज को, तो ये आपकी वेबसाइट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, और डेफिनेटली मुझे भी एक क्रेडिट जिसको कहते हैं मिल जाएगा। सो ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजीज वर्क करती थी कुछ अर्सा पहले, अब भी कर रही हैं, डोंट वरी, अब भी कर रही हैं, लेकिन अब सबको पता चल गया कि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली ही वुड रिप्लाई यू कि
मेरे इतने चार्जेस हैं, अगर आपने मुझसे लिंक लेना है तो आप उसको वो चार्जेस पे करेंगे और आपको वो लिंक मिल जाएगा। देखिए, पब्लिकली ऐसा कहना, अगर आप किसी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि आप मुझसे लिंक ले लें, इस वेबसाइट पे अपना लिंक लगवा लें या गेस्ट पोस्ट लगवा लें या निश एडिट करवा लें, तो ऐसी वेबसाइट से लिंक लेने से अवॉइड करना चाहिए। जो कि पब्लिकली ये कह रहा हो, अपनी वेबसाइट पे उसने डिस्प्ले कर रखा हो कि आप मुझे पैसे दे के लिंक ले सकते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक होती है और इनमें खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस वेबसाइट ने हिट हो जाना है, उसको गूगल ने पेनलाइज कर देना है, क्योंकि पब्लिकली जो लिंक्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग अलाउड नहीं है। एक और खतरनाक बात मैंने आपको बता दी। तो खैर, आपने ईमेल के थ्रू उससे उसको पिच करना है और उससे लिंक लेना है, जो उसकी पेमेंट हो उसको आप दे सकते हैं। यही एज अ सर्विस भी आप ऑफर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग 30-40 हजार डॉलर पर मंथ भी बना रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल इस फील्ड के अंदर मौजूद है, तो आपने इसको इग्नोर या इसको बिल्कुल लाइट आपने नहीं लेना। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट बात आती है, कुछ एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे बैकलिंक लेना। ये यूं होता है, कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट्स यूएसए के अंदर या नॉर्मली यूरोप के अंदर वो स्कॉलरशिप्स को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। आप भी कह सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप दे रहा हूं और आप मेरी स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं उनके ये शराइत होंगी, इन स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं, उनको आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दें। तो वो आपको आपकी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक edu एजुकेशन वेबसाइट से लिंक। और याद रहे, .edu और .gov गवर्नमेंट वेबसाइट से जो लिंक्स मिलते हैं उनकी जो वेटेज होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ लिंक्स, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख के। तो खैर, आपने उनको पिच करना है। वो उन्होंने अगर आपकी वेबसाइट का जो स्कॉलरशिप वाला पेज था वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर लिया, तो इससे भी आपको बैकलिंक मिलेगा और वो बैकलिंक बड़ा स्ट्रांग होगा, और नॉर्मली वो डू फॉलो बैकलिंक ही होता है। नेक्स्ट, गेस्ट पोस्ट। ये एक बहुत बड़ा, अगेन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे मैंने पहले ईमेल आउटरीच के थ्रू आपको बताया था, गेस्ट पोस्टिंग भी एक बिजनेस है जो कि आपको डिफरेंट तरीकों से आप लिंक्स एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए, अपनी मनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट से आप लिंक बिल्कुल ना लें जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा हो कि हम गेस्ट पोस्ट भी बेचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस वेबसाइट ने हिट होना है, उसका नुकसान इन अ लॉन्गर रन आपकी वेबसाइट को होगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे क्विक रैंकिंग मिले, क्विक रेवेन्यू मिले, इसके बाद चाहे वेबसाइट हिट हो जाए, बंद हो जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, तो फिर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि आप उन तमाम वेबसाइट से लिंक लें जो आपको सर्च इंजन के थ्रू मिले। करना क्या है तरीका, आपने गूगल पे जाना है, अपनी निश को, लेट्स सपोज मेरी फिशिंग से रिलेटेड निश है, आपने फिशिंग लिख के पेस्ट डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है गेस्ट पोस्ट। तो आप जब ये सर्च करेंगे इस कॉम्बिनेशन से, तो आपके सामने वो तमाम वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनकी निश या जिनके टॉपिक्स फिशिंग से रिलेटेड होंगे और गेस्ट पोस्ट का भी उसके अंदर जिक्र होगा। आप उन तमाम वेबसाइट से जाके अपने लिए लिंक ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कुछ ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना, ऐसी मार्केट प्लेसेस को यूज करना जहां जो जो इस काम के लिए ही बनाई गई होती हैं, लेकिन वो उन वेबसाइट्स को लिस्ट करती हैं जो कि पब्लिकली गेस्ट पोस्ट या निच एडिट्स या लिंक सेलिंग को डिस्प्ले नहीं करते, शो नहीं करते। एसईओलेटिक्स एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसको अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इस तरीके अथॉरिटी बिल्डर्स और दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ऐसी वेबसाइट्स को ऑन बोर्ड करती हैं जिन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी हो, जिनके स्टैट्स भी अच्छे हों, जिनकी कैटेगरी भी ऐसी हो जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पर मुश्तमिल ना हो, और वो वेबसाइट्स पब्लिकली लिंक सेल भी ना करते हो। तो वो एक बहुत हैंडी लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव वे होता है टू एक्वायर बैकलिंक्स। तो अगर आप एक बहुत बड़ा अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये काबिल फैम या अंडरस्टैंडेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक्स थी। अगेन आप देयर आर डजन्स ऑफ मोर वेज टू एक्वायर बैकलिंक। खैर, इन तरीकों से भी आपका काम चल सकता है।
एक और वो है कि अपने कंपेटिटर्स को फॉलो करना। आपके कंपेटिटर्स ने जहां जहां पे जिस जिस तरह के बैकलिंक्स बनाए हैं, अपने 10 कंपेटिटर्स को आप एक्सप्लोर करें, उनके बैकलिंक्स को लिस्ट डाउन करें, उसमें से कुछ जो सब स्टैंडर्ड आपको लगे लिंक्स उनको रिमूव करें, बाकी जो लिंक्स हैं उनको आप लिस्ट डाउन करें, उनमें से देखेंगे फोरम से कौन से आ रहे हैं, कमेंट्स बैकलिंक कौन से हैं, स्कॉलरशिप वाले लिंक्स कौन से हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिंक कौन से आ रहे हैं, और जो कंटेक्चुअल बैकलिंक्स हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक की मैं टर्म शायद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। कॉन्टेक्चुअल होता है कि वेबसाइट के आर्टिकल के अंदर से लिंक आना। जो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक होता है वो सबसे स्ट्रांग और हैंडी होता है। सो आपने कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स जो है उनको अलग कर देना है, और फिर उन वेबसाइट्स को जाके देखना है कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या उनको उनसे ईमेल आउटरीच करके लिंक लिया जा सकता है, या एक और टर्म यूज होती है इसमें, उसको कहते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। वो क्या है कि मेरा अपने ही वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जिसको मैं प्रिटेंड ये कर रहा हूं कि ये मेरी वेबसाइट्स नहीं है, और वहां से मैं अब लिंक ले रहा हूं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। ये गूगल की नज़र में कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और गूगल इसके लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स भी लेता है, उसके एल्गोरिदम्स भी उसने कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि वो ऐसे लिंक फॉर्म्स को, ऐसे पीबीएन्स को आइडेंटिफाई करे, ट्रैक करे और उनको पनिश करे। तो डेफिनेटली दिस इज अ वे टू गेट बैक लिंक्स, लेकिन ये थोड़ा फिशी तरीका है जिसको आप ग्रे हैट एसईओ आप कह सकते हैं। खैर, जिक्र करना ज़रूरी होता है ताकि आपको हर तरह के डिफरेंट वेज हैं, वाइट हैट का भी पता हो, ब्लैक हैट का भी पता हो, ग्रे हैट का भी पता हो, शॉर्ट टर्म में जो रैंकिंग लेनी है उसका भी आइडिया हो। खैर, इसी तरीके से अगर आपकी कोई इवेंट ब्लॉग है जो कि आप शॉर्ट टाइम में रैंक करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जो साइट वाइड बैकलिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। साइट वाइड ये होता है कि एक वेबसाइट के आपने या तो मेन्यू में लिंक लगा दिया या साइड बार में लगा दिया, चूंकि थ्रू आउट द वेबसाइट वो मेन्यू और वो साइड बार सेम रहती है, तो वहां से भी आपको बैकलिंक मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटजी कामयाब आपकी नहीं होगी। हाँ, अगर आपने शॉर्टर टर्म के लिए यूज करना है तो ये बहुत हैंडी वे हो सकता है। खैर, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे भी तरीके बता दिए जो कि नॉर्मली एक वाइट हैट या एक एथिकल एसईओ में यूज नहीं होते या ना आपको करने चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से वेज को यूज करते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, नीट एंड क्लीन चलना है, अपनी वेबसाइट को फ्लिपेबल एसेट बनाना है, तो फिर आप ये पीबीएन, ये शेडी वेज ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक्स, इनसे अवॉइड करें तो बेहतर है। सो अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हमने अपने कंपेटिटर्स को कैसे उनकी बैकलिंक्स प्रोफाइल को एनालाइज करना है, कहाँ से देखना है, और उनसे हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, याद रखें, ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ आवर वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। हमारी वेबसाइट के बारे में जहां कहीं भी किसी भी अच्छे अल्फाज में बात होगी तो वो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा है और हमारी वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ के लिए, एसईओ के लिए और रैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। सो जब ऑफ पेज एसईओ की बात होती है जिसमें हमने ऑन पेज एसईओ कर ली, हमने कंटेंट ऐड कर लिया, हमने मेटा टाइटल सेट कर लिए, हमने हर तरह से अपनी वेबसाइट को बेहतरीन कर लिया और उसकी यूआई यूएक्स जितना कुछ हमने आज तक पढ़ा है वो हमने अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया, अब बात आएगी ऑफ पेज एसईओ के। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? एक्चुअली मैं दोबारा से आपको याद दहानी करवा दूं कि कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं एग्जैक्टली अपनी वेबसाइट पर नहीं बल्कि ऑफ द वेबसाइट, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पर पड़ता है, हमारी वेबसाइट की ओवरऑल एसईओ की हेल्थ पे, उसकी रैंकिंग पे पड़ता है, तो वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ के बारे में एक बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको कुछ मेथड्स शेयर किए थे कि ऑफ पेज एसईओ करना कैसे है, वेज क्या क्या हैं, और उनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको वार्न भी किया था। तो उन मिथ्स में एक ये भी है कि ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कब करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि आपको जो ही कंटेंट ऐड करें तो ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर दें, आपकी लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर दें, या अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दें ऑन इंटरनेट। मेरी पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि जो ही आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो तब आप लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करें।
आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो गूगल से जो ट्रैफिक आ रही है, सर्च ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब ये कुछ किन नंबर से मुराद है कि कितने नंबर्स हों, तो वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की जो निश है, जो ओवरऑल उसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खैर, थोड़ी बहुत भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए तो वो एक राइट टाइम होता है कि आप अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कहाँ से करनी है? सबसे पहले अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग के बारे में सोचें कि लोग आपकी वेबसाइट को जानना स्टार्ट करें कि ये वेबसाइट इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और इस वेबसाइट को हमें विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रांडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं सोशल सिग्नल से। सोशल सिग्नल्स क्या हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक जिन भी सोशल साइट्स पर शेयर होता है, चाहे वो फेसबुक पे शेयर हो रहा है, चाहे ट्विटर पर शेयर हो रहा है, या इवन रेडिट पे शेयर हो रहा है, तो ये शेयर्स सोशल सिग्नल्स कहलाएंगे। एक लिंक आपने अपने पेज पर, फेसबुक पेज पर शेयर किया और वो पोस्ट जो आपने शेयर की वो मल्टीपल टाइम्स आगे मजीद शेयर होती गई, रीशेयर होती गई। तो जितनी दफ़ा वो पोस्ट रीशेयर होगी, आपके सोशल सिग्नल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग या उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे। अगेन इसमें ये याद रखना है कि जिस प्रोफाइल पर या जिस पेज पर आपकी पोस्ट शेयर हो रही है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, वो यूआरएल लॉगिन ना करना पड़े उस पेज को एक्सेस करने के लिए। सो पब्लिकली जब विजिबल होगा तो सर्च इंजन उसको क्रॉल कर सकेंगे और एक्चुअली आपकी वेबसाइट के बारे में जान सकेंगे कि ये वेबसाइट सोशल साइट्स पर भी काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ पे इसके बारे में शेयरिंग हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है और उन पोस्ट पे एंगेजमेंट जारी है। इसी तरह अगर आप रेडिट की बात करते हैं तो रेडिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोर्स है एक बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रैफिक का। तो जहाँ पे हमने सोशल सिग्नल्स की नीयत से रेडिट पर शेयरिंग करनी है, अपनी वेबसाइट को शेयर करना है, वहीं पे अगर हम क्वालिटी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस वहाँ पे शेयर करेंगे तो ये एक बहुत आपकी एसईओ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। न सिर्फ एसईओ के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि आपको क्वालिटी ट्रैफिक भी मिलेगी और अल्टीमेटली जो आपका एंड रिजल्ट है, इन आवर केस एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट की जो सेल्स हैं वो बढ़े। तो रेडिट की ट्रैफिक के अंदर इतनी जान होती है कि वो आपकी एफिलिएट की जो सेल्स हैं उनको भी बढ़ा सके। इसी तरह अगर हम पिंटरेस्ट की बात करें तो पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ा, एक और बहुत बड़ा सोर्स है ट्रैफिक का और क्वालिटी ट्रैफिक का। अगर वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को शेयर करते हैं, बोर्ड बनाते हैं, ये बात याद रखनी है कि जस्ट शेयर कर देना या जस्ट एक फेंक देना या सर से उतार देना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता। अगर हम फेसबुक पोस्ट की बात करें तो जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी फेसबुक पोस्ट पे शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी दें, उसकी कैप्शन भी दें और कैप्शन आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप रेडिट पे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उसकी रीज़न हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग योर सोशल शेयर्स आप शेयर मत करें, बल्कि वहाँ पे रीज़न बने। रीज़न कैसे बनेगी? आप किसी सब रेडिट पे गए, आपने टॉपिक देखा कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है और वो टॉपिक मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है, अब हमने अपनी वेबसाइट पे भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पे एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स, एज अ नॉलेज सोर्स कोट कर सकें। तो आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे कोट करेंगे जिससे ना सिर्फ आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगी। सो ओवरऑल लर्निंग ये है कि हमने अपनी वेबसाइट की सोशल सिग्नल्स बढ़ाने हैं और उनमें क्वालिटी का भी ख्याल रखना है। जस्ट शेयर नहीं करते जाना बल्कि प्रॉपर कैप्शन, प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर टॉपिक के साथ हमने अपनी वेबसाइट को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है जिससे हमारे सोशल शेयर्स बढ़ेंगे। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि सोशल शेयर्स कितने हो चुके हैं मेरी वेबसाइट के, तो आप ये मैं कुछ लिस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट्स के नाम, आप यहाँ पे जाके सोशल शेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के सोशल शेयर्स टोटल कितने हैं। तो आई होप कि आप अपनी ऑफ पेज एसईओ का, जिसको मैंने बताया था कि यार बहुत ड्राई होती है, बहुत बोरिंग होती है, आई थिंक आपको अब बहुत ईजी भी लगना स्टार्ट हो गई होगी। सो डोंट वरी, ये इट इज़ दैट ईजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्राई ज़रूर है
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए ड्राई ना रहे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।